So we were discussing the concept of annual value in case of let out building. So we already discussed the different situations under which the annual value is to be computed. First situation was computation of annual value when there is no vacancy, neither there is vacancy no nor unrealized rent. तो उस केस में हमने कैसे लेनी थी annual value? हमने ERV और actual rent को compare किया, whichever is higher is considered as the annual value. ठीक है? उसके बाद सेकंड सिचुएशन आ गई कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस when the house remained vacant for whole of the year or for the part of the year. So when the house remained vacant for whole either for the whole or part of the year, तो इस केस में एनुअल वैल्यू हम क्या लेते हैं? इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्चुअल रेंट. कि चाहे एक्चुअल रेंट जीरो हो, जब पूरा साल ये वेकेंट रहती है तो एक्चुअल रेंट तो हमें मिला नहीं, तो एक्चुअल रेंट जीरो होगा तो एनुअल वैल्यू निल हो गई. अगर हमारा when the house remains vacant for part of the previous year, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेट आउट पीरियड से ज्यादा होगा तो एक्चुअल रेंट होगा. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल for let out period is less than the ERV है तब भी एक्चुअल रेंट लेंगे. So it means कि in case when the house remained vacant either for the full year or for the part of the year, annual value जो है it is always equal to the actual rent. हमें ERV कंप्यूट करने की इसमें जरूरत नहीं है, एक्चुअल रेंट ही हमने लेना है जो कि इक्वलेंट टू एनुअल वैल्यू होगा, चाहे वो एक्चुअल रेंट जीरो हो, चाहे ERV से कम हो, चाहे ERV से ज्यादा हो. इसके रिलेटेडली वी हैव ऑलरेडी डन इलस्ट्रेशन नंबर 5. थर्ड सिचुएशन हमने डिस्कस की थी कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस व्हिच डज नॉट रिमेन वेकेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर बट देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट. कि वेकेंट तो नहीं रहा लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है. तो लेट आउट तो सारा साल रहा, जब वेकेंट नहीं रहा तो लेट आउट तो सारा साल हुआ. तो जो सारा साल जो लेट आउट होता है उसकी एनुअल वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करते हैं? ERV और दी एक्चुअल रेंट whichever is higher. जो फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था ERV और एक्चुअल रेंट whichever is higher. एनुअल वैल्यू उस तरीके से ले लेंगे और उसमें से फिर जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन देते हैं उसी तरीके से अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन देनी है. लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन लेने से पहले वी हैव टू सी कि वेदर द कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड और नॉट. रूल 4 की कंडीशंस क्या है कि टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होनी चाहिए और असेसी जो है तो टेनेंट जो है he has vacated or the efforts have been made to vacate that house. सेकंड कंडीशन ये थी. थर्ड कंडीशन है the tenant is not in occupation of any other house of the landlord. और फोर्थ है कि all the legal measures have been taken against the tenant और हमें कोई भी सक्सेस नहीं मिली. even then the tenant defaulting tenant did not make the payment of unrealized rent. So जब ये फोर कंडीशंस अंडर द रूल 4 आर सेटिस्फाइड तो वी कैन क्लेम द डिडक्शन फॉर अनरियलाइज्ड रेंट. ठीक है, तो अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन कैसे लेनी है? जैसे हम म्युनिसिपल टैक्सेस की लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, उसी तरीके से अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन दी जाएगी. क्लियर? तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमने इसी तरीके से की थी. नाउ फोर्थ पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस which remains vacant during part of the previous year and there is unrealized rent. कि दोनों ही सिचुएशंस कलेक्टिवली हैं कि हाउस वेकेंट भी रहा और रेंट भी हमें रियलाइज नहीं हुआ. तो दोनों सिचुएशंस जब क्वेश्चन में होगी तो उसकी एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे? उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इंडिविजुअली की थी कि जब हाउस, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस गर्ल्स, व्हेन द हाउस रिमेन्ड वेकेंट तो उसकी हम एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं? हाँ जी, हाउस रिमेन्ड वेकेंट हो तो एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं हम? एक्चुअल रेंट इज कंसिडर्ड एज द एनुअल वैल्यू. ठीक है, चाहे एक्चुअल रेंट जीरो हो, चाहे ERV से ज्यादा हो, चाहे कम हो, व्हेन द हाउस रिमेन्स वेकेंट तो उस केस में एक्चुअल रेंट इज द एनुअल वैल्यू. और जब अनरियलाइज्ड रेंट होता है हमारे क्वेश्चन में तो हम उसकी डिडक्शन क्या लेते हैं? हम उसका म्युनिसिपल टैक्स के साथ ही लेस कर देते हैं. तो सिमिलरली फर्स्ट स्टेप आगे हाउस रिमेन वेकेंट है, सो इस क्वेश्चन में वेकेंट भी है. इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस. प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, फेयर रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है और एक्चुअल रेंट भी गिवन है. इस क्वेश्चन में गिवन है कि हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 2 months. 2 months की वैकेंसी हो गई और अनरियलाइज्ड रेंट है 30,000 का और साथ में गिवन है कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड. थर्ड पॉइंट है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर 15,000 एंड बाय टेनेंट 15,000.
ओनर ने भी 15,000 म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं और टेनेंट ने भी किए। तो हमने पढ़ा था म्यूनिसिपल टैक्सेस के क्वेश्चन में कि जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड हैं सिर्फ उसी की डिडक्शन होगी, और पेड बाय ओनर हैं जो उसी की डिडक्शन होगी। जो टेनेंट ने पे किए हैं उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सो इन केस व्हेन द हाउस इज लेट आउट एज वेल एज देयर, इन केस द हाउस इज लेट आउट देयर इज वैकेंसी एज वेल एज अनरियलाइज्ड रेंट, कैसे वैल्यू कंप्यूट करनी है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ सच ए हाउस विल बी डिटरमिन्ड एज डिस्कस्ड इन पॉइंट 2। पॉइंट 2 में हमने सेकंड सिचुएशन पढ़ी थी ना, व्हेन देयर इज वैकेंसी। ये देखो पॉइंट 2, computation of annual value in case of let out house which remains vacant for the whole or any part of the previous year। तो वैकेंसी के केस में एनुअल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्चुअल रेंट। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं इसी तरीके से। सो हाउस वेकेंट रहा है, ये हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ्स। तो वैकेंसी के पीरियड में हमने ईआरवी तो कंप्यूट नहीं करनी क्योंकि एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू एनुअल वैल्यू। तो एक्चुअल रेंट 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे क्योंकि 2 मंथ्स के लिए तो हाउस वेकेंट रहा। 30,000 इंटू 10, 3 लाख हमारा एक्चुअल रेंट आ गया। यही हमारी एनुअल वैल्यू होगी क्योंकि हाउस वेकेंट रहा है। अब इसमें से हमने डिडक्शन लेनी है, एक तो म्युनिसिपल टैक्सेस की पेड बाय ओनर 15,000 एंड अनरियलाइज्ड रेंट 30,000। ये 45,000 की डिडक्शन ले लेंगे 3 लाख में से, तो बैलेंस हमारा आ गया एनुअल वैल्यू 2,55,000। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? When the house remains vacant as well as there is unrealized rent, तो उस केस में इसकी एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करनी है? पहले वेकेंट वाला केस सिचुएशन अप्लाई करेंगे। वेकेंट मींस कि हमें रेंट ही नहीं मिला, तो एक्चुअल रेंट जो है वही इसकी एनुअल वैल्यू होगी। उसमें से हमने म्युनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन दे दी, एक्चुअली बैलेंस इज द एनुअल वैल्यू। क्लियर? नाउ यहाँ तक हमने वी हैव डन हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये आपका सही हो जाता है इतना, तो 10 आउट ऑफ 10 5 मार्क्स आपके पक्के हैं यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद जैसे हमने सैलरीज हेड में पढ़ी थी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। अगर किसी एसएससी की सैलरी हेड में इनकम है तो उसको सेक्शन 16 की डिडक्शंस मिलती हैं। Similarly, if any assessee has an income under the head income from house property, तो उसको सेक्शन 24 की डिडक्शंस मिलेंगी। ठीक है, सेक्शन 24 की, सो जहाँ यहाँ जब हमने एनुअल वैल्यू कंप्यूट कर ली, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अपने आप ही हमने लिखना लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। अंडरलाइन किया। फर्स्ट डिडक्शन, जैसे सैलरीज हेड में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं, व्हेन इट स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नेवर गिवन इन द क्वेश्चन, इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और ये कभी भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। यहाँ पर हाउस सैलरीज में कितनी मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन? 50,000। 50,000। और इसमें हमें कितनी मिलेगी? 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। जितनी एनुअल वैल्यू हमारी कंप्यूट हो गई उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन काहे के लिए मिलने है? ये फॉर द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस काहे के? एक्सपेंसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। चाहे उसका एक्सपेंडिचर इंकर हुआ उस साल में या नहीं हुआ, दैट डज नॉट मैटर, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी सेक्शन 24 क्लॉज ए के अंदर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू will be deducted whether any expenditure is incurred or not, कि चाहे उसने कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया है या नहीं किया, उसका 30% उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। क्लियर? देन सेकंड पॉइंट हम नहीं करेंगे। थर्ड, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, इन केस ऑफ 2 हाउसेस, किसके पास 2 हाउस है, अगर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा और एक लेट आउट है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। सिर्फ और सिर्फ लेट आउट हाउस के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी हम आगे पढ़ेंगे जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, सो एक डिडक्शन ये कभी भी क्वेश्चन में नहीं होगी, बिना क्वेश्चन को देखते हुए हमने ये डिडक्शन लेनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 30% ऑफ एनुअल वैल्यू होगी। इट मींस अगर हमारी एनुअल वैल्यू ठीक होगी तो ही ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ठीक होगी। अगर एनुअल वैल्यू गलत होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी गलत हो जाएगी। ये है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। सेकंड डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, की घर बनाने के लिए, हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग खरीदने के लिए या उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया है। लोन टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग और रिपेयरिंग द हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउएबल
एज डिडक्शन ऑन द एक्रूअल बेसिस, की म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन तो पेड बेसिस पर है ना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, वो लोन जो कि हमने घर खरीदने के लिए, पर परचेज करने के लिए, या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या रिकंस्ट्रक्ट या रिपेयर करने के लिए जो लोन लिया है, उस लोन के इंटरेस्ट की सिर्फ डिडक्शन लेनी है। वो लोन जहां से मर्जी लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी इंश्योरेंस कंपनी से, चाहे एम्प्लॉयर से ही, अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मैंने एम्प्लॉयर से भी लोन लिया हो सकता है, तो उस लोन के सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की, जब हम लोन वापस करते हैं तो उस इंस्टॉलमेंट में क्या क्या अमाउंट इंक्लूडेड होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये दो चीजें होती है ना, कितना प्रिंसिपल हमने पे करना है अमाउंट, और प्लस हमने इंटरेस्ट पे करना। लेकिन उस जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन लेनी है, तो उस इंस्टॉलमेंट में से हमने प्रिंसिपल अमाउंट को अलग कर लेना है और लोन और इंटरेस्ट के अमाउंट को अलग कर लेना है। जो इंटरेस्ट होगा उसकी डिडक्शन हमें हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 से मिलेगी। क्लियर? पॉइंट टू नोट हियर, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। कि अगर मैंने लोन लिया है और लोन का मैंने इंस्टॉलमेंट्स वापस करनी है, और अगर वो इंस्टॉलमेंट मैंने टाइम पर वापस नहीं की, तो मुझे और इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट फिर वो देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं हमने देना, हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट, ये जो फर्दर इंटरेस्ट लगा है इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, जिसके ऊपर लगा है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर उसकी डिडक्शन हम ले सकते हैं। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ए फ्रेश लोन रेज्ड merely to repay the original loan taken for the above purposes is allowable as deduction under this section. ये ओरिजिनल लोन लिया हमने, टू रीपे द ओरिजिनल लोन टेकन, जब हमने लोन लिया था, सपोज मैंने 4 साल पहले लोन लिया था घर खरीदने के लिए, मैंने घर खरीद लिया उस लोन से, और वो लोन मुझे 10 सालों में वापस करना है, 10 ईयर 15 20 ईयर, यही टाइम स्पेन होता है ना, तो मुझे सपोज वो 10 ईयर्स में वापस करना था, और 4 साल हो गए मुझे लोन लिए, और जब मैंने लोन लिया था 4 साल पहले तो मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिला था बैंक से, और अब क्योंकि मार्केट की कंडीशंस ऐसी हैं तो 4 साल बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो गया, कि अब वो ही सेम अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ लोन इट इज अवेलेबल एट एन इंटरेस्ट ऑफ 6%, मुझे 10% पे मिला था, और अगर आज मैं लोन लूँ तो वो 6% पर अवेलेबल है, तो मैं सोचूंगी ना कि मैं क्यों 4% ज्यादा इंटरेस्ट है वो बैंक को वापस करूं, मैंने 4 साल पहले लिया था तब 10% इंटरेस्ट था, अब ये जो है 6% इंटरेस्ट है, तो जो 4% का डिफरेंस है मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ये 4% डिफरेंस, व्हाई शुड आई पे दिस 4% मोर देन द मार्केट रेट, तो मैं क्या करूंगी, आई अप्लाई फॉर द न्यू लोन, ठीक है, न्यू अमाउंट ऑफ लोन के लिए मैं अप्लाई करूंगी, और वो जो नया लोन मुझे होगा वो 6% पर मिलेगा, वो नए लोन से मैं पुराना लोन वापस कर दूंगी, वो नया लोन भी मुझे हाउस के लिए खरीदना है, हाउस के बेस पर ही लेना है, उससे मैं पुराना लोन वापस कर दूंगी 10% वाला, और अब नया जो है वो 6% वाला हो गया, और ये 6% का जो लोन लिया वो भी फॉर दी कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के लिए मैंने लिया, ठीक है। अब मुझे जो इसका मतलब कि वो जो मैंने लोन वापस किया है तो उसका इंटरेस्ट था, उसको रीपे करने के लिए मैंने नया लोन लिया, तो ये जो नया लोन लिया है इसके इंटरेस्ट की डिडक्शन भी मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये जो नया लोन है ये भी मैंने रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है, ठीक है। क्लियर? क्लियर करते हैं ना लोग ऐसे कि लोन किसी पर्पस के लिए लेते यस मैम। हैं, किसी यस और मैम। पर्पस के लिए कर लेते हैं, तो हमने क्या किया, नया लोन हाउस की रिपेयरिंग के लिए ही लिया, लेकिन उससे पुराना लोन वापस कर दिया ताकि मुझे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देना पड़े। क्लियर? So third is any brokerage or commission paid for raising the loan is not deductible. अगर लोन मैंने डायरेक्टली बैंक से लिया है तो फिर मुझे कोई ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी, अगर मैं डायरेक्टली नहीं लिया, किसी एजेंट के थ्रू लिया है, किसी ब्रोकर के थ्रू लोन लिया है, तो ब्रोकर भी ब्रोकरेज चार्ज करेगा या मुझसे एजेंट जो है वो कमीशन चार्ज करेगा, लेकिन वो मैं ब्रोकर की सर्विसेज के लिए कमीशन या कमीशन पे कर रही हूँ या ब्रोकरेज पे कर रही हूँ, लेकिन दैट हैज नथिंग टू डू विद द हाउस दैट हैज नथिंग टू डू विद द हाउस प्रॉपर्टी, तो इसलिए ये जो ब्रोकरेज या कमीशन पे की होगी टू द एजेंट उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. Now Yes we are मैम। going to discuss very important point and little bit different from these points, interest for pre-acquisition और pre-construction period। प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब कि लोन, देखो मेरे पास सपोज प्री कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि मेरे पास प्लॉट पड़ा खाली और उसके ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है, बट आई डोंट हैव द सफिशिएंट फंड्स, तो मैंने क्या किया, बैंक से लोन लिया
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ठीक है, लैंड मेरे पास है, प्लॉट है, उसके ऊपर घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग मैंने बैंक से लोन ले लिया। अब सपोज लोन मैंने लिया है अप्रैल 2018 में। ठीक है, अप्रैल 2018 में मैंने लोन लिया घर बनाने के लिए, और हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब से शुरू करेंगे कंप्यूट करनी, जब हाउस एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, जब सोर्स क्रिएट हो जाएगा, जब सोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो अभी तो 18 में जो मैंने लोन लिया है वो जो अभी घर बनाना है ना, उससे बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनेगी तो तभी रेंटेबल फॉर्म में आएगी ना, तभी हम उसको लेट आउट कर पाएंगे, तो तभी जो है उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट होगी। सपोज मैंने अप्रैल 2018 में लोन लिया और हाउस जो है वो अप्रैल 19 में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अप्रैल 2018 से लेकर टिल 31 मार्च 2019 ये जो पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, प्री कंस्ट्रक्शन, मींस की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का पीरियड है। क्लियर? या मैंने अप्रैल 18 में लोन लिया घर खरीदने के लिए, और घर मैं ढूंढ रही थी और घर जाके मुझे अप्रैल 2019 में मिली बिल्डिंग वो। तो ये जो 18 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक का पीरियड है, दिस इज कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन पीरियड। अगर मैंने खरीदना है, एक्वायर करना है, और एक्वायर करने से जब एक्वायर कर लूंगी तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कंप्यूट करेंगे ना। जब खरीदा ही नहीं, अभी हाउस है ही नहीं है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कैसे कंप्यूट करेंगे इनकम हम। तो इसलिए वो जब सोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तो इनकम भी कंप्यूट होगी, और उस इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस है वो भी लेस कर लेंगे। अब 18-19 में अभी मैंने हाउस खरीदा ही नहीं था, हाउस एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, तो 18 लोन मैंने जो है हाउस खरीदने के लिए लिया था, हाउस जब एग्जिस्टेंस में नहीं आया तो लोन का इंटरेस्ट तो मुझे पे करना ही पड़ेगा ना। इंटरेस्ट मैंने वापस करना शुरू कर दिया, लेकिन उस इंटरेस्ट की डिडक्शन कहाँ से लेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं अभी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब आएगी, जब सोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, तब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट होगी, तो तब हम इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन लेंगे। लेकिन उससे पहले जब व्हेन द हाउस वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, लेकिन लोन लिया था और इंटरेस्ट भी मैं वापस कर रही हूँ बैंक को, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और इंटरेस्ट फॉर द प्री एक्विजिशन पीरियड। इसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, दिस इज टू बी डिडक्टेड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स commencing from the previous year in which the house was acquired or constructed। कि जिस साल में फर्स्ट टाइम जो हाउस केम इनटू एग्जिस्टेंस, सोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउस कंस्ट्रक्ट हो गया या एक्वायर हो गया, उस साल से पहली डिडक्शन मिलनी शुरू होगी। उससे पहले पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट और लोन हमने वापस किया है वो टोटल कर लेंगे, उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बन गई। और जब हाउस एग्जिस्टेंस में आएगा तब से फर्स्ट डिडक्शन, फिर सेकंड ईयर में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, और फिफ्थ ईयर में जाके ये इंटरेस्ट फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। So pre-construction period starts from the date of loan taken up to the end of the financial year, just preceding the year in which the construction of the house property has been completed, a date of repayment of loan whichever is early. Illustration number 1 देखें, example 1 है। On the basis of following information, calculate the duration of pre-construction period or calculating the interest on loan taken to construct the house. Assume in all the cases loan is still outstanding, कि अभी हमने लोन वापस नहीं किया। देखो क्वेश्चन है, लोन हमने लिया फर्स्ट केस में 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च 17 को लोन लिया, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट केस में 31 मार्च 2019। देखो सोर्स का कौन से प्रीवियस ईयर में एग्जिस्टेंस में है हाउस, ये वाली डेट से, ये अभी छोड़ दो। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट हाउस जो है फर्स्ट सिचुएशन में हाउस कंप्लीट हुआ 31 मार्च 19 को। विच प्रीवियस ईयर इज दिस? 1819। तो चाहे 31 मार्च को जाके कंप्लीट हुआ, लेकिन 1819 में कंप्लीट हो गया ना। 1819 के इंटरेस्ट की डिडक्शन हम 1819 में ले सकते हैं ना। सिमिलरली नेक्स्ट हाउस है, इट वाज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020, which previous year is this? 2021। 2021. In case of house is completed on 31st August 1920. 1920।
1 नवंबर 19 को कंप्लीट हुआ, 1920 1920, ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये देखें डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन से प्रीवियस ईयर में फॉल करती। अब फर्स्ट एग्जांपल लें, फर्स्ट हाउस जो है इट इज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2019। तो देखो चाहे एक दिन पहले 31 मार्च की चाहे 11 बजे चाहे 31 मार्च को जो कंप्लीट हुआ वो ईयर वही फॉल होगा जिस ईयर में वो 31 मार्च फॉल करती है, ठीक है। 1 अप्रैल से नहीं शुरू होगा, तो ये ना इसीलिए हमने इसको 1819 लिया। अब देखिए लोन हमने लिया है 1 मार्च 2017, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 वाले साल में, ठीक है। मींस कि 1 अप्रैल को जो ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को, उस ईयर में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, चाहे लास्ट डे ऑफ द ईयर को या 31 मार्च 19 को या 1819 में मानी जाएगी ना। 1819 का मतलब 1 अप्रैल 2018 से जो ईयर शुरू होगा, ये वाला 31 मार्च 19 का जो पीरियड है उस प्रीवियस ईयर में फॉल करेगा। तो ये 1819 पूरे का पूरा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 1819 में हमने पे कर देना है। तो अब हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखना है। इस केस में डेट ऑफ लोन है 1 मार्च 2017, ठीक है। 1 मार्च 17 को हमने लोन लिया और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 1819 में। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Loan was taken on 1st Yes, March 2017, but the construction was completed on 31st March 2019, which falls in the previous year 1819. Girls, which on your videos? 1819 में ये fall करती है, ठीक है। So इसका मतलब 1819 कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। It means 1 अप्रैल 18 से पहले हम देखो यहाँ पढ़ो दोबारा से, हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या लेना है? Pre-construction period starts from the date of loan taken up, ठीक है। कौन सी डेट को लोन लिया? 1 मार्च 2017, ठीक है। Pre-construction period starts from the date of loan taken up. 1 मार्च 2017 को शुरू हो गया, इसको लिया लोन हमने, यहाँ से शुरू हो गया up to the end of financial year just preceding the year in which the construction of the house property has been completed. इस केस में लोन डेट ऑफ लोन है 1 मार्च 2017 और एंड कब तक लेनी है? जिस प्रीवियस ईयर में वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, ठीक है। तो हमारा ये प्रीवियस ईयर 1819 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, 1 अप्रैल 18 से इमीडिएटली पहले एंड ऑफ द ईयर कब होता है? 31 मार्च 18 को। इज इट क्लियर? ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होगा? 1 मार्च 17 टू 31 मार्च 18। जिस डेट को हमने लोन लिया है उस डेट से लेके 1 मार्च 17, जिस डेट को लोन लिया 1 मार्च 17 से हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू हो गया और कब खत्म होगा? जिस प्रीवियस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उस प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो 31 एंड ऑफ द ईयर की पिछला साल जिस खत्म हो रहा है जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, तब तक। तो हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 1819 में, तो 1819 से इमीडिएटली पहले एंड ऑफ द ईयर कौन सा आ गया? 31 मार्च 18। तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया 1 मार्च 17 टू 31 मार्च 18। कितने मंथ्स का हुआ? सो ये 31 मार्च 18 जो है ये पूरे का पूरा 17-18 है और 1 मंथ जो है ये इसका 16-17 का। अदरवाइज काउंट कर लो, मार्च 17 से लेके लिख के देखो टिल 31 मार्च 18 तक कितने नंबर ऑफ मंथ्स आए? 13 मंथ्स आए। 13 months. Yes, Yes, ma'am. Is it clear? Is this concept clear of pre-construction period? yes, ma'am. एग्जाम्पल देखो, डेट ऑफ लोन टेकन है, डेट ऑफ लोन टेकन है 31 जनवरी 2018, ठीक है। लोन लिया है 31 जनवरी 18 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 1 अप्रैल 20 को। 1 अप्रैल 20 था हमारा, 1 अप्रैल 20 फॉल करता था 2021 में, ठीक है। यही लिया ना हमने। 1 अप्रैल 20 Yes, जो है ma'am. वो 2021 प्रीवियस ईयर आ गया। तो 1 अप्रैल 20 से इमीडिएटली पहले जो 31 मार्च है, 31 मार्च 20 आएगी ना? 1 Yes, अप्रैल ma'am. 20 Yes, ma'am. 31 मार्च 20, ठीक है। सो लोन वाज टेकन ऑन 31 जनवरी 18
तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना हो गया 31 जनवरी 18 टू 31 मार्च 20। सो देखो काउंट करके कितना नंबर ऑफ मंथ्स हो गए 26 months. 26 months, ma'am. 18 19 19 20 फुल आ गए 12 प्लस 12 और 31 जनवरी के लिए फरवरी एंड मार्च 2 मंथ्स यहाँ से 26 मंथ्स। इज इट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. थर्ड वाली एग्जांपल देखो, डेट ऑफ लोन टेकन है 30 सितंबर 18। 30 सितंबर 18 जो है को लोन लिया हमने और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 31 अगस्त 19 को। सो 30 सितंबर 2018 मींस 1 अक्टूबर 2018। Yes, ma'am. 1 अक्टूबर 2018 से हाँ जी कब तक आएगा? डेट ऑफ कंप्लीशन है 31 अगस्त 19। 31st March. 31 अगस्त 19 कहाँ कौन सा प्रीवियस ईयर है 1920। ठीक है, तो 1920 शुरू हुआ 1 अप्रैल से। इस 1 अप्रैल 19 से पहले वाली 31 मार्च, सो 1 अक्टूबर 18 टू 31 मार्च 19 तक ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। हाँ जी कितने मंथ्स का हो गया ये? 6 months. 6 months. अक्टूबर टू मार्च 19 तक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 15 नवंबर 2017 को लोन लिया है 15 नवंबर 2017 को। ठीक है, हमारी डेट ऑफ लोन यहाँ से शुरू हो गई, इंटरेस्ट की 15 नवंबर 17 से शुरू हो गई और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 1 नवंबर 19 को। 1 नवंबर 19 है 18 कौन सा है 1 नवंबर 19 1920 1920. 1 नवंबर 1920 प्रीवियस ईयर में फॉल करता है। तो 19 हमारा शुरू हुआ 1 अप्रैल 19 से, तो ये एंड कब हुआ 31 मार्च 19। सो 15 नवंबर 17 से लेके 31 मार्च 19 तक हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। हाँ जी कितने मंथ्स हो गए ये? 16.5 months. 16.5। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Illustration number 2 देखो, example 2, X takes a loan of rupees 45,000 at a rate of 15% per annum for constructing a house on 1st June 2014। हाँ जी लोन कब लिया इसने? 1st June 2014 को। Clear? Construction of the house is completed on 20th January 20। 20th January 20। Which previous year is this? 1920. 1920। 1920 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, तो 1920 मींस 1 अप्रैल 19 से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। 1 अप्रैल 19 से पहले वाला एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 19। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना हो गया इसका? 1 जून 14 टू 1 जून 14 टू 31 मार्च 19। ठीक है, डेट ऑफ लोन रीपेमेंट इज 30 सितंबर 2000। ये अभी बाद में करते, पहले सिर्फ ये टाइम पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना हो गया? कंस्ट्रक्टिंग हाउस 1 जून 14 से लेके हमारा हो गया 31 मार्च 19 तक। सो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्लियर हो गया। इलस्ट्रेशन अभी नहीं कराऊंगी क्योंकि इसमें एक और पॉइंट आ गया, डेट ऑफ लोन रीपेमेंट इज 30 सितंबर 2017। सो अब इस क्वेश्चन में देखो 30 सितंबर तक वो लोन वापस भी कर दिया, लेकिन सोर्स एग्जिस्टेंस में आया 1920 में, तो 1920 से पहले तो लोन वापस भी हो गया। क्लियर? कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा वो 31 मार्च 19 तक नहीं जाएगा। कहां तक जाएगा? डेट ऑफ लोन रीपेमेंट है 30 सितंबर 2017। तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हुआ 1 जून 14 टू 30 सितंबर टू 30 सितंबर 17, क्योंकि 30 सितंबर 17 तक हमने सारे का सारा लोन वापस कर दिया, लेकिन सोर्स एग्जिस्टेंस में 1920 में आया है। तो हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन तो 1920 में ही लेंगे ना। तो कितने मंथ्स बने? 1 जून 14 टू 30 सितंबर 2017। करें काउंट, 1 जून 14 टू 30 सितंबर 2017 काउंट करें। जून 27 months. 14 15 के जून से ऐसे करो ना, जून 14 टू 31 मार्च 15। ठीक है, फिर 15 16, फिर 16 17, 30 सितंबर 17 को वापस किया ना हमने,
ये 17-18 का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स यहाँ से आ गए। 12 जून से मार्च तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 months. So 24 plus 6 30 plus 10 40 months हुए। ये देखो 40 months क्लियर। 40 months का इंटरेस्ट लेके हमने उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, जिससे हमारा शुरुआत हुई है हाउस एग्जिस्टेंस में आया, तब से ये डिडक्शन लेनी है। इंटरेस्ट नॉट डिडक्टेबल एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट व्हिच इज पेबल आउटसाइड इंडिया। सो जब कोई भी पेमेंट हम आउटसाइड इंडिया करते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट तो इंडिया से जा रहा है ना, इंटरेस्ट जो है वो इंडिया, लोन हमने इंडिया में लिया, उसको लोन को इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो है वो इंडिया से जा रहा है, तो इनकम एक्रूड इन इंडिया हो गई, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो चाहे तो टैक्सेबल इन इंडिया हो गई। सो इसकी डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज or deducted in respect of which there is no person in India who may be treated as agent shall not be deducted in computing the income chargeable. The object of this provision is counteract evasion, कि हम उसकी डिडक्शन तब लेंगे उस इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर हमने उसमें से TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करा दिया। सो चलो ये पॉइंट अभी रहने दो, इंटरेस्ट नॉट डिडक्टेबल। पीसीपी को आपने फिर ये जो 2 एग्जांपल्स किए हैं इनको रिवाइज करना है, अगर नहीं समझ आएगी तो मैं कल दोबारा करा दूंगी और इसके रिलेटेडली हम फिर इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू गर्ल्स। Okay, ma'am. तो इट्स यही एक पॉइंट है जो इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। स्विच ऑन योर वीडियोस गर्ल्स।